Hello, student of class 12. Today we will study about the drowning child, lifeguard, and Snell's law. Okay, friends. आज हम लोग स्टडी करेंगे द ड्राउनिंग चाइल्ड, लाइफगार्ड एंड स्नेल्स लॉ के बारे में. ओके फ्रेंड्स, so let us start now. Consider a rectangular swimming pool PQSR. See in the figure here. A lifeguard sitting at G outside the pool notice a child drowning at a point C. स्टूडेंट, मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल PQSR है और पॉइंट G पर, यानी इस पूल के बाहर पॉइंट G पर एक लाइफ गार्ड मतलब जीवन बचाने वाला एक व्यक्ति पॉइंट G पर, जो कि इस पूल से कहीं दूर बैठा है. The God wants to reach the child in the shortest possible time. Friends, I explain it again. मान लेते हैं चित्र PQRS, जो कि एक आयताकार स्विमिंग पूल है. इस ताल के बाहर बिंदु G पर, यानी पॉइंट G पर बैठा एक जीवन रक्षक एक बच्चे को बिंदु C पर डूबते हुए देखता है. वह गार्ड बच्चे तक कम से कम समय में पहुंचना चाहता है. मान लीजिए G तथा C के बीच ताल का जो पार्श्व डिस्टेंस है वो SR है. Should he or she take a straight line path GAC between G and C or GBC, in which the path BC in water would be the shortest, or some other path GXC, the God knows that his or her running speed VI on ground is higher than his or her swimming speed V2. ओके, तो क्या उसको G तथा C के बीच जो स्ट्रेट लाइन पाथ GAC बन रहा है इसके थ्रू जाना चाहिए, या फिर GBC को, जिसमें जल में पथ BC जो कि सबसे छोटा होगा, या कोई अन्य पाथ जैसे GXC को अपनाना चाहिए. और वह जानता है कि उसकी धरती पर दौड़ने की चाल अगर V1 है, उसके तैरने की चाल V2 से अधिक है. Now suppose the God enters water at X. मान लीजिए कि जीवन रक्षक यानी वो गॉड जल में पॉइंट X पर प्रवेश करता है. Let Gx is equal to L1 and Xc is equal to L2. Then the time taken to reach from G to C would be. अब मान लेते हैं कि Gx बराबर L1 और Xc बराबर L2, तब पॉइंट G से C तक पहुंचने में लिया गया समय बराबर, यानी स्मॉल t बराबर L1 अपॉन V1 प्लस L2 अपॉन V2 होगा. ओके, टू मेक दिस टाइम मिनिमम one has to differentiate it with respect to the coordinate of x and find the point x when it is a minimum. On doing all this algebra, we find that the God should enter water at a point where Snell's law is satisfied. To understand this, draw a perpendicular LM to side SR at X. Let angle GXM, which is I, and angle CXL, which is R. Then it can be seen that small t is minimum when sin I upon sin R, which is equal to V1 upon V2. Okay, so friends,
अभी हमने कहा कि पॉइंट जी से सी तक पहुंचने में लिया गया समय जो होगा वो टी बराबर L1/V1 होगा, बिकॉज L1 दिस इज द डिस्टेंस एंड V1 दैट इज द स्पीड, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, by using this formula we find small t, that is L1/V1 plus L2/V2. ओके, इस समय को कम बनाने के लिए इसका औकलन करना होगा तथा बिंदु x की उस स्थिति को ज्ञात करना होगा ताकि t का मान न्यूनतम हो. और ये सभी ऑपरेशन करने पर, जिसे हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ज्ञात होता है कि रक्षक को जल में उस बिंदु पर प्रवेश करना चाहिए जहाँ स्नेल का नियम संतुष्ट होता है. और इसे समझने के लिए यह सार के बिंदु x पर एक परपेंडिकुलर LM खींचिए और मान लीजिए कि एंगल GXM I तथा एंगल CXL R है. तब हम देख सकते हैं कि T न्यूनतम होगा, मीन्स T इज स्मॉलेस्ट व्हेन sin I upon sin R is equal to V1/V2. Okay, friends. In the case of light V1/V2, the ratio of the velocity of light in vacuum to that in the medium is the refractive index small n of the medium. प्रकाश के लिए V1/V2 निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी मीन्स लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट तथा मीडियम प्रकाश के वेग का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक n है. तो इन शॉर्ट, वेदर इट इज a wave or a particle or a human being, whenever two medium and two velocities are involved, one must follow Snell's law if one wants to take the shortest time. Okay? तो संक्षेप में अगर कहें तो तरंग हो या कण अथवा कोई मनुष्य, जब भी दो माध्यम तथा दो वेग सम्मिलित होते हैं तो न्यूनतम समय के लिए स्नेल के नियम को अपनाना आवश्यक होता है. ओके, नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक दहन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. When light travels an optically denser medium to a rare medium at the interface, it is partly reflected back into the same medium and partly refracted to the second medium, and this reflection is called the internal reflection. इसमें जब प्रकाश किसी प्रकाशता सघन माध्यम से मीन्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तब उसके अंतरा पृष्ठ पर, उसके इंटरनल पृष्ठ पर आंशिक रूप से वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है. जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट डेंसर मीडियम से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है और उसके अंतरा पृष्ठ पर या तो पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर सेम मीडियम में पार्टली रिफ्लेक्ट होगी सेकेंड मीडियम में. और इस प्रकार की रिफ्लेक्शन को इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है. When a ray of light enters from a denser medium to a rare medium, it bends away from the normal. और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो अपने नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है. फॉर एग्जाम्पल में the ray AO1B in figure 9.12, the incidence ray AO1 is partly reflected O1C and partially transmitted O1B or refracted, the angle of refraction R being larger than the angle of incidence I. तो एग्जाम्पल के लिए जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि रे AO1B, इंसिडेंस रे AO1, ये इसका आंशिक भाग यानी थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्टेड होता है और इसका कुछ भाग O1B ट्रांसमिटेड होता है या फिर रिफ्रैक्टेड होता है. और अगर मान लें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R और एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तथा यदि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R
एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा बड़ा है, तो एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, सो डज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टिल फॉर द रे AO3. The angle of refraction is pi upon 2. The refracted ray is bent too much away from the normal that it grazes the surface at the interface between the two media. Okay. जैसे जैसे आपतन कोण में वृद्धि होती है, आपतन कोण मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस में इंक्रीजमेंट होती है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी वृद्धि होती है, जब तक कि रे AO3 के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान पाई अपॉन 2 यानी 90 डिग्री हो जाए। इसके अलावा जो रिफ्रैक्टिव रे हैं वो नॉर्मल से अधिक मुड़ जाती है तथा दोनों माध्यमों के इंटरनल फेस को छूने लगती हैं, जैसा कि चित्र 9.12 में रे AO3D द्वारा दर्शाया गया है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे अधिक वृद्धि की जाती है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस में अधिक वृद्धि की जाती है, एग्जाम्पल के लिए AO4 रेज की हम बात करें तो रिफ्रैक्शन संभव नहीं होता तथा इंसिडेंस रे पूर्णतः रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इट मीन्स इट्स टोटल रिफ्रैक्शन। जब किसी पृष्ठ द्वारा, जब किसी सरफेस द्वारा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो सामान्यतः इसका कुछ भाग पर पारगमित हो जाता है। पारगमित मीन्स कुछ भाग दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो इसलिए जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है वो चाहे जितना भी स्मूथ क्यों ना हो, उसमें रिफ्रैक्टिव रे हमेशा इंसिडेंस रे से कम तीव्रता यानी कम इंटेंसिटी की होती है। और दूसरी ओर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का कोई पारगमन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका तद निरूपी अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, जैसे एंगल AO3N, दिए हुए माध्यमों के जोड़े के लिए इनका क्रांतिक कोण means critical angle for the given pair of media. We see from Snell's law equation 9.10 that if the relative refractive index is less than 1 more than, then since the maximum value of sin r is unity, there is an upper limit to the value of sin I for which the law can be satisfied, that is I is equal to IC, such that sin IC is equal to n to 1 for values of I larger than IC. Snell's law of reflection cannot be satisfied and hence no refraction is possible. Okay, the refractive index of denser medium 1 with respect to rare medium 2 will be n12 is equal to 1 upon sin IC. Some typical critical angles are listed in table 9.1. Okay, friend. तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टेड सरफेस होता है वो चाहे जितना भी स्मूथ क्यों ना हो, उससे रिफ्रैक्टेड रे हमेशा इंसिडेंस रे से कम इंटेंसिटी की ही होती है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रकाश का कोई पारगमन नहीं होता है और वह आपतन कोण, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका तद निरूपी अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, जैसे एंगल AO3N जैसा कि चित्र में बन रहा है, दिए हुए माध्यमों के लिए इनका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और स्नेल के नियम के अनुसार हम यदि देखें तो इसमें जो रिफ्रैक्टेड मीडियम है उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम है। तो क्योंकि साइन R का अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए साइन I के मान की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है जिस तक यह नियम लागू किया जा सकता है। और इसलिए I is equal to IC को इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, साइन IC is equal to n to 1। I के IC से अधिक मानों के लिए स्नेल के
अपवर्तन नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, इसलिए कोई अपवर्तन संभव होता ही नहीं। अब अगर हम डेंसर मीडियम 1 का रेयर मीडियम 2 के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो ये N12 = 1/sin IC के बराबर होगा। जैसा कि टेबल 9.1 में कुछ क्रिटिकल एंगल्स को लिस्टेड किया गया है। Now look here, this is the substance medium, refractive index and critical angle. So in column of substance medium, first medium is water, whose refractive index is 1.33 and its critical angle is 48.75. And crown glass, its refractive index is 1.52 and its critical angle is 41.14. And dense flint glass, its refractive index is 1.62 and critical angle of this dense flint glass is 37.31. If you talk about diamonds, their refractive index is 2.42 and the critical angle will be 24.41. ओके, तो ये कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम्स का एयर के रिलेटिव में क्रांतिक कोण को दिखाया गया है, मतलब क्रिटिकल एंगल्स को दर्शाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक प्रदर्शन यहाँ पे देखते हैं। All optical phenomena can be demonstrated very easily with the use of a laser torch or a pointer, which is easily available nowadays. यानी सभी प्रकाशिक परिघटनाओं को आजकल आसानी से उपलब्ध लेजर टॉर्च या संकेत तक का प्रयोग करके बड़ी सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसके लिए टेक अ ग्लास बीकर विद क्लियर वाटर इन इट, add a few drop of milk or any other suspension to water and stir so that water becomes a little turbid. अब इसके लिए आपको कांच का एक बीकर लेना है जिसमें साफ जल भरा हो। अब इस जल में दूध या किसी अन्य निलंबन की कुछ बूंदें मिलाइए और इसके बाद इसको पूरी तरह से हिला दीजिए और जब जल थोड़ा सा स्थिर हो जाए तो एक लेजर संकेतक लीजिए और इसके किरण पुंज को आबिल जल से गुजारिए। तो आप एक लेजर टॉर्च लीजिए और इस जल में, इस बीकर जिसमें जल भरा हुआ है, उसमें टॉर्च को जलाइए। तो आप देखेंगे कि जल के अंदर किरण पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। Shine the beam for below and the beaker such that it strike at the upper water surface at the other end. Do you find that it undergoes partial reflection, which is seen as a spot on the table below, and partial refraction which comes out in the air and is seen as a spot on the roof, figure 9.13. Now direct the laser beam from one side of the beaker such that it strikes the upper surface of water more obliquely. Adjust the direction of laser beam until you find the angle for which the refraction above the water surface is totally absent and the beam is totally reflected back to the water. तो स्टूडेंट्स, किरण पुंज को यानी बीम ऑफ रेज को जब हम बीकर के नीचे इस प्रकार से उसको जलाते हैं तो यह दूसरे सिरे पर वाटर के ऊपरी पृष्ठ पर टकराता है। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि इसमें जो आंशिक परावर्तन जो कि मेज के नीचे एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है तथा आंशिक अपवर्तन जो वायु में निकलकर छत पर एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है। अब इस लेजर को बीकर के एक ओर से इस प्रकार डालिए कि या वाटर के ऊपरी पृष्ठ पर तिरछा टकराए। तो लेजर किरण की पुंज की दिशा को इस प्रकार से समायोजित कीजिए कि आपको ऐसा कोण प्राप्त हो जिससे वाटर के पृष्ठ के ऊपर अपवर्तन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और किरण पुंज पूर्ण रूप से जल में वापस परावर्तित हो जाए और यह सरलतम रूप में आंतरिक परावर्तन है। ओके, नाउ pour this water in a long test tube and shine the laser light from top as shown in figure 9.13. Adjust the direction of the laser beam such that it is totally internally reflected every time it strikes
the wall of the tube. This is similar to what happens in optical fiber. Okay, take care not to look into the laser beam directly and not to point it at anybody face. तो स्टूडेंट्स, इस जल को एक लंबी परख नली में उलटिए और फिर इस लेजर प्रकाश को इसके ऊपर से डालिए, जैसा कि चित्र 9.13C में दिखाया गया है। और लेजर किरण पुंज की दिशा को इस प्रकार से आप एडजस्ट कीजिए कि और प्रत्येक बार जब यह टेस्ट ट्यूब की दीवारों से टकराए तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, और यह सीन ऐसा ही है जैसा कि प्रकाशिक तंतुओं में होता है। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि लेजर किरण पुंज में कभी भी सीधा ना देखें और ना ही इससे किसी के चेहरे पर डालें। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोहिबिशन अबाउट टू लेजर touch. So everyone, you read and listen the audio